जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चित्रकला, क्या बोला है? चित्रकला के माध्यम, माध्यम के साथ माध्यम और तकनीक। तकनीक। क्या होते हैं बताइए, बताइए बेटा। चित्रकला के माध्यम से रंग ब्रश यही तो हो गए। और मतलब कि जैसे हमें ऑयल कलर करना है तो उसके लिए ऑयल और बाकी ऑयल कलर उनको जरूरत पड़ेगी, तो ये सब माध्यम हो गए। और किस तरीके से हम उसे बनाएंगे चित्र को, वो तकनीक हो गई। अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, अगर मैं कहूँ कोई तकनीक का यूज ना करूँ, तब चित्रकला में अगर हम यूज ना करें तो क्या होगा? अगर माध्यम का भी प्रयोग ना करें तो क्या होगा? तो कोई चित्र में कोई मतलब वो कहते हैं ना, रस की अनुभूति ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यही तो पूछना चाह रहा हूँ। बताओ। देखने में ना तो अच्छा लगेगा और ना ही हमें उसे देख के मतलब कि हमारी इंद्रियों को सुकून मिलेगा। तो ये अगर मैं मानूं, क्या ये कला के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? अगर कला जी सर। चलिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर क्या बोलते हैं हिमानी जी, आपको पता होगा, थोड़ा आप बताइए। जैसे अभी नीरज जी ने कहा कि ये तमाम चीजें इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं, तो आप भी बताइए, अगर आपने अगर थोड़ा पढ़ा है तो। सर मैंने पढ़ा तो नहीं है, बट मैं अपने हाँ मतलब जो बिल्कुल मुझे बिल्कुल, लगता है। जो आपके भाव है हमने। मतलब ये है कि हाँ जी, जब तक सर आपने क्या क्वेश्चन करा था, एक बार रिपीट करिए। मैं कह रहा हूँ चित्रकला के जो माध्यम और तकनीक की जो बात कर रहा हूँ, अगर मैं चित्रकला में माध्यम और तकनीक का प्रयोग ना करूँ तब उस स्थिति में क्या होगा? सर माध्यम और तकनीक यूज नहीं करेंगे तो हम किसी भी चित्र को अच्छी तरह मतलब सुंदर और आकर्षित नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा। और हाँ जी। और मुझे मनोज जी एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, भले ही आप इसके बाद मुझे लगता है लैपटॉप हो जाओ। मुझे ये बताइए, सर्वप्रथम जो चित्रकला, जो हमें कलाएं प्राप्त हुई, सर्वप्रथम हमें कहाँ प्राप्त हुई चित्रकला? सर क्या क्वेश्चन है सर? मैं कह रहा हूँ चित्रकला के अंदर सर्वप्रथम जो चित्र हमें जो प्राप्त हुए थे, सर्वप्रथम हमें कहाँ प्राप्त हुए थे? सर वो अजंता की गुफाओं में प्राप्त है। इसका मतलब आप कह रहे हो कि अजंता की गुफाओं में, मैं कहूँ अगर इसका जो पीरियड था 200 ईसा से कब तक का था? 700 ईसा, 7वीं ईसा पूर्व तक का ये पीरियड है। तो आप कहने का मतलब है कि आप 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य में चित्र का विकास हुआ, ये कहना चाह रहे हैं? जी। मैं कह रहा हूँ ये गलत है। आप सरगुजा से प्राप्त हुए थे ना हैं? देखिए रवि जी, आप बताइए। रवि जी आवाज आ रही? बताइए सर, आप बताइए। इन्होंने कहा अजंता से प्राप्त हुई। मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। अगर क्या 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य ही थोड़ा वो मिले होंगे, बने होंगे? बताइए आप क्या कहना चाहोगे? जोगी मारा की गुफाएं सबसे पहले हुई थी। ठीक है, देखिए ये जोगी मारा गुफाएं जो भी हैं वो एक ठीक है अपनी जगह पे। मैं कह रहा हूँ कि जो चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ था, ये बताइए चित्रकला का प्रारंभ हम कहाँ से मानते हैं? सर प्रागैतिहासिक काल से हुआ ना, वो तो शैल चित्रों से उनका आरंभ हुआ। बिल्कुल से जो चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ था वो आपके शैल चित्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं हमें जो प्रागैतिहासिक काल के उस समय के जो आदि मानव थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सभ्यता को हम तक पहुंचाने का एक जो माध्यम जो था वो चित्रों का, ये रेखांकन के माध्यम से। जो सर्वप्रथम जो चित्रांकन जो हुआ वो रेखाओं के माध्यम से जिस प्रकार से उकेरा गया, चाहे वो आड़ी तिरछी लाइन हो या लहरदार रेखाएं हो या पड़ी रेखाएं हो, खड़ी रेखाएं हो, जिस प्रकार से भी उन्होंने उस चीज को व्यक्त करने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं जो हम मानते हैं चित्रकला की जो शुरुआत हुई है वो प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है।
धीरे धीरे जैसे प्रकार से विकास होता गया, वो विकास का क्रम फिर हम बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि जोगीमारा गुफाओं से हमें चित्र प्राप्त हुए। अगर मैं कहूँ कि चित्रकला में जो चित्रों को उकेरा गया था वो तो आगे प्रागैतिहासिक काल से, जब कहूँ कि जो 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य में जब चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम अजंता के चित्रों की गुफाओं की बात करते हैं, बाघ की कहते हैं, साथ ही एलिफेंटा यज्ञ, एलोरा यज्ञ, जितने भी संतवासला की गुफाएं हैं, ये तमाम चीजें आ जाती। सर्वप्रथम अगर मैं बात कहूँ प्रागैतिहासिक काल से अगर आधुनिक काल तक का अगर हम कला की यात्रा का समय को देखें तो इस समय में जितने भी कलाकार थे, अगर कलाकारों को अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो समय था वो समय के अनुसार क्या हुआ, हमने देखा कि इसमें विभिन्न माध्यमों का हमने क्या करा, प्रयोग करते हुए हम आ रहे हैं। चाहे वो आप मनोभाव के रूप में कहो या कला की अभिव्यक्ति के रूप में कहो या अभिरुचि के रूप में कहो, तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा। देखिए अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें, प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने इसमें किन किन माध्यमों का प्रयोग किया। नीरज जी बताइए। सर खनिज रंगों का प्रयोग किया, उसमें सिलावी हो गई। सिलावी मतलब के माध्यम से सिलावी तो होती है, जैसे वो गुफाओं की छत और दीवारें, और उन्होंने इसमें खड़िया, गेरू, कोयला का इस्तेमाल किया, जिसमें वो उनको रंग को स्थायी करने के लिए चर्बी का इस्तेमाल करते थे जानवरों की, और रंग को घोलने के लिए उन्होंने जो जानवरों की पुट्ठे की हड्डी का इस्तेमाल किया। और ब्रश जो बनाते थे वो लकड़ी के मतलब किसी रेशेदार लकड़ी को कूट कर और या फिर वो किसी मतलब जानवर की पूंछ के बाल से बनाते थे, जिससे वो चित्रकारी करते थे। तो कहीं ना कहीं जैसे नीरज जी ने कहा कि हमने उस समय इन चीजों का सहारा लिया। हम माध्यम क्या कहेंगे, हम जिन चीजों के माध्यम से, जिन वस्तुओं के माध्यम से, जिन चीजों का, जिन तत्वों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे माध्यम होते हैं। जहां पर तकनीक की बात आती है कि जैसे उन्होंने कहा कि भैया उन्होंने जैसे आपके जो लकड़ी के ब्रशों को कूट कूट के बनाया हो या फिर जो किसी जानवर के पूंछ के बालों को यूज करा हो, तो कहीं ना कहीं हमने कालांतर में हमने चाहे लकड़ी के रूप में देखा हो, कलमों के माध्यम से देखा हो, अलग अलग माध्यमों में हमने कहीं ना कहीं चित्रकला को चित्रांकन करते हुए देखते हुए आ रहे हैं, या कहे हमने उसके बारे में पढ़ा है, या फिर जो आपके जो पिक्चर हैं उनके माध्यम से हमने देखा है। अगर हम आज के वर्तमान समय की अगर बात करें तो आधुनिक समय की बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिखा वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल में मनोज जी आप बताइए हम वर्तमान काल में और प्रागैतिहासिक काल में क्या कितना फर्क हो गया माध्यमों में, अगर तकनीक में बताइए। सर मालूम है सर। ये तो बहुत ही सिंपल था सर। जर्जे हिमानी आप बताइए। सर वही प्रागैतिहासिक काल में ये जैसे नीरज मैम ने बोला था कि चर्बी, ब्रश, इन चीजों का वैसे यूज करते थे, बट अब वर्तमान काल में जैसे रंग हो गया, ट्रू कलर हो गया, मतलब ब्रश हमें रेडीमेड मिलता है, कैनवास हो गया, ये सब कुछ मतलब हमें खुद उसको मतलब ये नहीं कि खुद ही कलेक्ट करें, मतलब खरीद के मिल सकता है इजीली। रवि जी कुछ कहना चाहोगे, बताइए सर, आप अपने भावों को भी व्यक्त कीजिए। आधुनिक समय में तो हम जैसे तेल रंग से, ऑयल कलर से जैसे करते हैं, हम जैसे क्या बोलते हैं वाटर कलर से कार्य करते हैं, हमें संसाधन मिलते हैं अच्छे। जैसे पैसे करते थे, पहले तालपत्र बना रहे थे या गुफाओं दीवार पर चित्र बना रहे थे, लेकिन आधुनिक समय में हम जो है कैनवास, ये ब्राउन पेपर का अच्छे से पेपर का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम कलाकृति को नई आधुनिक ढंग से बना पाते हैं। और कलाकारों को उसमें जो है क्या 2 आयामी तल पर 3 आयामी जो है 3D दिखाने में एक अच्छा मतलब माध्यम मिलता है, अच्छे संसाधन मिलते हैं, जिससे हम चित्रों को अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ये चीज़ें नई आधुनिक तकनीकों में आ चुकी है, और उससे अच्छी ज़्यादा तकनीकों में आ चुकी है जो आजकल ये प्रिंट मीडिया जो ये आते हैं, जो कंप्यूटर के माध्यम से भी हम पेंटिंग को जैसे अपना वो कर रहे हैं, पोस्टर बनाते हैं, उसमें भी जनसंचार का एक अच्छा माध्यम बन रहा है। इसमें भी काफ़ी जॉब की मतलब कार्य करने की एक नई टेक्निक शुरू हुआ है, रोजगार है बच्चों के लिए कला के क्षेत्र में। जी सर। ठीक है, देखिए
ये आपने सबने सही कहा। देखिए अगर मैं बात करूं प्रगति हास्य काल में, थोड़ा सा अभी नीरज जी ने उसको विस्तार से समझा दिया था, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि देखिए हमने अगर हम प्रगति हास्य काल में अगर हम माध्यम की बात करें या तकनीक की बात करें तो कहीं ना कहीं हमने प्रगति हास्य काल में पत्थर का प्रयोग करा, पत्थर के माध्यम से बनाने के हमने जो लकड़ी जलाई, लकड़ी का जो कोयला बचा कोयले के माध्यम से हमने करे, कहीं ना कहीं हड्डियों के माध्यम से भी हमने किसी चीज को कहने की कोशिश की है, हाथी दांत में कहें किसी में भी चित्रों को बनाने के। तो और साथ ही आपकी खड़िया की बात करें तो जो खड़िया रंग था कहीं ना कहीं हमने खड़िया के रंगों का भी प्रयोग कहीं ना कहीं दीवारों पर जो भित्ति चित्र पर कहीं ना कहीं अंकन करने का हमने कोशिश किया। वहीं आपने बोला कि भैया यहाँ पर खनिज रंगों की, अब खनिज रंग हमें जो मिले, जो प्रकृति तौर पे जो मिले, चाहे आप लाल पीला नीला जो हमने प्रकृति तौर पे जो हमने इकट्ठा करे उनको, और साथ ही आपने कहा जैसे अगर हम तकनीक है कि किस तकनीक में करें, चाहे हमने उसमें चर्बी मिलाई हो या फिर उसमें हड्डियों के ढांचे में उसको घोलने का कहें, या हमारे जो प्रागैतिहासिक काल के समय में जिस प्रकार से कप मार्क से बनाए जाते थे, या कहें जो मिट्टी के बर्तनों का जो हमने प्रयोग करा उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमने इसको बनाया। आज आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में हमारे पास जिस प्रकार से जल रंग है, जल रंग का हम प्रयोग, जल रंग का प्रयोग करते हैं, तैल रंग का प्रयोग करें, तैल रंग हो गया, आगा पेस्टल है, पेस्टल कलरों का रंगों का हम प्रयोग करते हैं, और ऐसे गवाच माध्यम है, या जैसे अलग अलग हम कहीं पुट्टी के सिलाई में एक्रेलिक कलर का प्रयोग करें, तो हम कहीं ना कहीं बहुत ऐसे माध्यमों का हम वर्तमान समय में प्रयोग करें, चाहे आप पेंसिल का प्रयोग कर रहे हो या पेन का प्रयोग कर रहे हो, या साथ ही आप जिस प्रकार से ट्यूब कलर हो, या जितने भी वर्तमान समय में आप जितने भी कला के रूपों को आप देख पा रहे हो कि जितना भी आसपास जितना भी सामान हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं हम उनका प्रयोग करते हैं। तो उस समय प्रागैतिहासिक काल में जिस प्रकार से आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो जो उस समय के जो कलाकार थे उनके अनुसार जो माध्यमों का जो प्रयोग किया गया था वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो मनोभाव थे कला के रूप में उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज को अभिव्यक्ति किया। और अगर मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, जिस प्रकार से गायक क्या करता है, स्वर का प्रयोग करता है, और जो कवि होता है, कवि क्या करता है, शब्दों का कहीं ना कहीं अपने भाव के माध्यम से उसे अभिव्यक्त करता है। उसी प्रकार जो चित्रकार होता है, याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, जो चित्रकार होता है वो क्या करता है, जो अपने भाव को जो अभिव्यक्त करता है, चित्रकार क्या करता है, रंगों से या कहें या रेखाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं वो कलाकृति का निर्माण कर देता है। तो हर किसी की अपनी अपनी एक विधा है, चाहे गायक की अपनी एक विधा होगी, और जो मंजीरा बजा रहा वो उसकी अलग विधि होगी, शायद मतलब जो काव्य कवि होता है, जो कवि होता है वो कहीं ना कहीं शब्दों के चयन का ऐसा प्रयोग करता है, कहीं ना कहीं वो अपने भाव अभिव्यक्तियों के माध्यम से उसको संपादित करता है। उसी प्रकार से चित्रकार की मैंने बात करी कि आपके समक्ष जिस प्रकार से मैंने उन चीजों को रखने की प्रयत्न करा कि भैया वो रंगों के माध्यम से या रेखाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं जिस तरीके की वो कलाकृति को निर्मित करता है, ये तमाम चीजें। अगर मैं बात करूं कि आपको स्मरण होगा कि प्रागैतिहासिक काल में जो आदि मानव था, आदि मानव ने क्या करा, सरलता से कहीं ना कहीं उन चीजों को उपलब्ध कराया, या कि ऐसे सरल जो साधन उपलब्ध थे उस टाइम पे, जैसे हमने कहा कि भैया मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि कोयला था उस समय सरल तरीके से प्राप्त हो जाता था, जो खड़िया था कहीं ना कहीं प्रकृति तौर पे हमें मिल जाता था। तो ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे माध्यम थे जिसके माध्यमों का हमने क्या करा, उसमें प्रयोग करा, जो कि आपने पढ़ा होगा, चाहे इतिहास के माध्यम से पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि गुफाओं में किस प्रकार से चित्र उनके द्वारा बनाए गए हैं, और कहीं ना कहीं जब उन्होंने वो चित्र बनाए, कहीं ना कहीं वो चित्र उन्होंने चित्रकला के माध्यम से कहीं ना कहीं अमर कर दिए। आज अगर हम कहें 200 ईसा पूर्व की बात करें, 5000 ईसा पूर्व की बात करें, तो कहीं लंबे समय 100 साल करोड़ साल पहले की बात करें तो उस समय किस प्रकार से इन लोगों ने चित्रों को अमर कर दिया। अब देखिए जिस प्रकार से समय का पहिया घुमा, या कहीं विकास जिस प्रकार से हुआ, कहीं ना कहीं मनुष्य का जो बौद्धिक विकास था, कहीं ना कहीं उसके बौद्धिक विकास में भी या उसके मनोभाव में भी कहीं ना कहीं विकास का एक क्रम प्रोत्साहित हुआ, कहीं ना कहीं एक ऐसा अंकुर फूटा, कहीं ना कहीं वो ज्ञान का अंकुर फूटा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो चित्र था कहीं ना कहीं चित्रों का चित्रांकन करना उन्होंने प्रयोग करा। जैसे मैं कहूँ कि आपके खनिजों के माध्यम से करा, या करें पेड़ पौधों से जितने भी विभिन्न तरीके से जो भी रंग प्राप्त हुए थे उन रंगों का कहीं ना कहीं उसके द्वारा प्रयोग किया गया, रंगों के द्वारा प्रयोग किया गया। जब ये रंग उनके द्वारा मिले तो उन्होंने किस प्रकार से इन रंगों को चित्रों में उकेर कर उनको भरा, या कहें कुशलता के माध्यम से कहीं ना कहीं भरा होगा। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं, अगर कहूं मैं कि आधुनिक काल में क्या रहा कि आधुनिक काल में हम देखते हैं कि भैया किस प्रकार से मनुष्य ने
वर्तमान समय में, ठीक है, कृत्रिम रंगों का प्रयोग करा, कृत्रिम रंगों का निर्माण जिस प्रकार से करा, कहीं ना कहीं कला को अर्थ से फर्श में ले जाने का कार्य कर, एक नई ऊंचाई, ये कहीं एक नई छलांग किसने लगा दी, वर्तमान में आधुनिक समय में कहीं ना कहीं चित्रों के माध्यम से जो कलाकार ने एक नई छलांग लगाई, कहें एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट हमने प्राप्त करा, जिससे कि हमें देखते हैं कि हमें नई नई विधाओं में नई नई चीज़ों से हमें रूबरू होने का मौका मिलता है। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की अगर तुलना करें तो प्रागैतिहासिक काल में तो बहुत चीज़ें रही जहाँ पर हमें देखने को मिला कि वहाँ पर इतने कम संसाधन थे, और वर्तमान समय में बहुत ढेर सारे संसाधन मिले। अगर मैं कहूँ आज से आपने जब स्कूल पढ़ा होगा, स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप कितना आर्ट वर्क करते थे, आज आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं कक्षा UKG में हो या LKG में हो, तो उस समय इतना ज्यादा वर्क करते हैं, शायद हमने उतना वर्क नहीं किया होगा। ये चीज आपने देखी होगी, इसको स्मरण भी करते होंगे, आए दिन करते हैं या नहीं करते हैं? जी सर कि आप अपने बच्चे इतना वर्क करते हैं कि जितना हमने अपने, अगर हम कहीं पूरी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत नहीं किया, कॉलेज में भी हम लोग, अगर आपका बच्चा कक्षा 5 तक चला जाता है तो वो सारी विधाओं में निपुण हो जाता है, हम तो उतना भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि भैया जो ये है चित्रकला के माध्यम का तात्पर्य क्या होता है, का तात्पर्य क्या होता है, बताइए, कोई बताएगा क्या होता है तात्पर्य? हम चित्रकला के माध्यम की बात कर रहा हूं, दे याद रखना, मैं एक तरफ माध्यम की बात कर रहा हूं, एक तरफ आपके तकनीक के बारे में कर रहा हूं, तो ये इन दोनों का तात्पर्य मुझे बता दीजिए, बताइए। हाँ सर, चित्रकला में जिस प्रविधि का इस्तेमाल किया जाता है वो तो तकनीक हो गई, और मतलब कि टेक्निक क्या उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकनीक हो गई, और जिन जिन चीजों की उसमें जरूरत पड़ रही है वो सब माध्यम हो गए। अच्छा, आपने उल्टा बता दिया। कैसे सर? एक बार फिर बोलिए। नहीं, मतलब कि जिस तरीके से हम उसको बना रहे हैं, कोई कलाकृति को हम बना रहे हैं, हमारा तरीका है सर, वो टेक्निक हो गई हमारी, जैसे इंटेंगली हो गई, ग्राफिक आर्ट हो गई, और कोलाज हो गए, और सर मतलब कि अब जो जो उनमें जरूरत पड़ी है जिन जिन चीजों की सर, वो माध्यम हो गए। हाँ, तो आपने पहले कुछ इसे उल्टा कर दिया था, अभी सही कहा। देखिए हिमानी जी, आप बताइए। सर पता नहीं। रवि जी, माध्यम किसे कहते हैं? आप बताइए, माध्यम और तकनीक से क्या तात्पर्य होता है, इसको थोड़ा समझा दीजिए अपने अनुसार। माध्यम तो जैसे हम कोई पेंटिंग करते हैं तो हम इसमें तेल रंग के माध्यम से कर रहे हैं, या ऑयल कलर से कर रहे हैं, या वाटर कलर से, इसके माध्यम है। और तकनीकी इसमें जो है उसमें तकनीकी मतलब वो होगा उसका क्या बोलते हैं, तकनीक पार्ट। चलिए कोई नहीं, वो आपको आ रहा है। माध्यम सर, माध्यम और तकनीकी तो एक ही हुआ मैम, उसमें वो तो वर्डों का हुआ है सर, चलिए एक ही बात है सर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए तकनीक मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको, माध्यम हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए अगर मैं कहूँ कि जो माध्यम, देखिए मैं क्या करूँ, चित्रकला के माध्यम और तकनीक की मैं अगर बात करूँ कि माध्यम और तकनीक से हम क्या तात्पर्य समझते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप दृश्य कलाओं का क्या करते हो, सृजन करते हो, या जब दृश्य कलाओं को क्या करते हो, कहीं न किसी चित्रपट पर उकेरने का आप प्रयत्न करते हैं। ये क्या करता है, दृश्य कलाओं में जब जो चित्रकार होते हैं, जो कलाकार होता है, जिन चीजों को वो सृजन करना चाहता है, तो कलाकार उसमें जिन संसाधनों का प्रयोग करता है, कौन कौन से संसाधनों का प्रयोग करता है, वो आपको क्या होता है, माध्यम कहलाया जाता है। फिर से दोहरा देता हूं, जो दृश्य कलाओं में सृजन हेतु कलाकार जिन संसाधनों का प्रयोग करता है, वह आपका क्या होता है, माध्यम कहलाया जाता है। इतना आपको स्पष्ट होना। और साथ ही अगर बात करूं कि उस माध्यम, जो आपका मैं माध्यम की बात करूं, उस माध्यम के प्रयोग की जाने वाली जो तकनीक होती है, जो उस माध्यम में जिस चीज का हम प्रयोग करेंगे, मान लीजिए मैं किसी माध्यम में कोई बना रहा हूं, जिससे मैंने कहा कोई ऐसे संसाधन नहीं है जिसको हम माध्यम का, अब जो माध्यम का जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, उसको किस विधि या तकनीक से मैं
वो जो चीजें करूंगा वो आपकी क्या विधि तकनीक वो कहलाई जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे आपका कैनवास पर आप क्या करते हैं, तेल रंग का प्रयोग करते हैं। एक तो आपका कैनवास है, माध्यम हो गया। जो आप जो तेल रंग है क्या वो तकनीक है, वो किस तकनीक पे कर रहे हो, कैनवास क्या होगा आपका एक माध्यम हो गया, ठीक है। अब जो तेल रंग है, जो तेल रंग है वो क्या आपका तकनीक, किस तकनीक पे आप वो करो, आप मैं वाटर कलर तकनीक पे करो या एक्रेलिक कलर पे करो या आपके ऑयल कलर पे, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम कागज पर अगर हम जल रंग को अगर हम प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं चारकोल या पेस्टल कलर का भी हम कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। अब इसी तरीके से क्या होता है, जो माध्यम की कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, जो चित्र होता है कहीं ना कहीं चित्र में विशिष्ट प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर देता है, कि अलग अलग तरीके का प्रभाव उत्पन्न कर देता है किसी माध्यम। अगर मैं किसी भी माध्यम के प्रयोग से पहले क्या करता है, देखिए जब कोई चित्रकार होता है वो किसी भी माध्यम के प्रयोग से पहले क्या करता है, कलाकार उन माध्यमों का उसको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जब आपको किसी तकनीक पर आप कार्य कर रहे हैं, जब कर रहे हो और उस तकनीक को किस प्रकार से अप्लाई करना है तभी कर पाओगे ना। अगर आपको उस तकनीक के बारे में पता नहीं है कि भैया ऑयल कलर है, ऑयल कलर को ऑयल कलर अगर हम कहें तो ऑयल के साथ उसको मिक्स करके लगाया जाता है, तो अगर मुझे पता नहीं है तो मैंने ऑयल कलर में थोड़ा उसका जो ट्यूब निकाला उसमें पानी मिला दिया, पानी से उसको अप्लाई करूं, क्या ये सही तकनीक होगी? नो सर। तो तकनीक तो वही होगी ना कि भैया अगर वाटर कलर है तो वाटर कलर का ही हम यूज करेंगे, अगर ऑयल कलर है तो उसमें क्या है, ऑयल कलर का यूज करेंगे। तो इसी प्रकार का जो ये तकनीक हो जिसके हम प्रयोग जो हमें ज्ञान अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि देखिए अगर इस प्रकार से अगर नहीं किया जाएगा, अगर कलाकार इस प्रकार से नहीं करेगा तो जो उसके जो अपने भाव हैं, जो जिस भाव को अभी व्यक्त करना चाह रहा है तो वो भाव उसमें नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि उसमें असमर्थता कहीं ना कहीं व्यक्त हो जाएगी, वो चित्र आपका चित्र ना रहते हुए एक शिल्प एक प्रकार का चित्रांकन हो सकता है, उसमें जो भाव जो अभिव्यक्ति होती है वो निकल के समक्ष नहीं आएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया? जी जी सर। अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं जल रंग। जल रंग किसे कहते हैं? जल रंग बताइए, जल रंग को पानी वाले रंग। जैसे सर कलरों में पानी मिलाकर जिस कलर में पानी का यूज होता है उसे जल रंग कहते हैं। अब ये जो जल रंग है ना, इसका माध्यम क्या होगा? इसका माध्यम पेज होगा या वो एक हैंडमेड पेपर होता है और कागज। हाँ देखिए, जहां पर मैं कहूंगा कि जल रंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें जब जल पानी में क्या होता है, जो जल रंग होता है वो उसका जो अगर हम माध्यम कहें तो वो घुलनशील माध्यम में वो होगा, क्योंकि वो जल के अंतर्गत जो पानी है कहीं ना कहीं पानी में क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है। अब आपने जैसे बताया कि भैया कि अगर वैसे देखो तो आप जैसे पोस्टर रंग होता है, पोस्टर रंग में क्या होता है, जल आप जल लेते हो, जो जल में उसको घोलते हैं तो उसके बाद उस माध्यम में उसको अप्लाई करते हो। ये आपकी क्या है, तकनीक होती है। अब तकनीक के रूप में अगर हम देखें, जो पारदर्शी जो जल रंग होते हैं, जो पारदर्शी मतलब जो हम जिसे हम आर पार देख सकते हैं, जो जल रंगों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एक शब्द होता है जल रंग का अर्थ का हम प्रयोग उसमें करते हैं कि भैया इसे कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म रंग होते हैं, जो आपके सूक्ष्म रंग होते हैं, चाहे आप वो टिकिया के माध्यम से हो या फिर आपके ट्यूब के माध्यम से हो या फिर वो कलर के माध्यम ट्यूब कलर के माध्यम से हो या बोतल में बंद कलर हो या फिर आपके अलग अलग पेंसिल कलर के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो बाजार में कहीं ना कहीं आपको उपलब्ध मिल जाती हैं। जो घुलनशील होते हैं, जो सूक्ष्म रंग होते हैं, जो जल के संपर्क में आके कहीं ना कहीं घुल जाते हैं, तो उन रंगों का हम इसमें क्या कहते हैं, उनका हम जब प्रयोग करते हैं तो वही आपके जल रंग होते हैं। देखिए हम क्या करते थे, उन रंगों को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जब जल में घोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका प्रयोग करते हैं। और जल रंगों में क्या होता है, जल का जो जल रंग होता है कागज पर कहीं ना कहीं हम उनका प्रयोग करते हैं, या आपके जो हेलमेट सीट कह रहे हैं जो कागज से रिलेटेड जिसमें हम इनका प्रयोग करते हैं, तो इनका हम कर सकते हैं। आप देखिए जो जल रंग होते हैं उनको हम क्या हस्त निर्मित कागज जो होते हैं उनमें हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये बाजार में कितने प्रकार से मिलते हैं, अगर मैं बाजार में अगर मैं जल रंग की बात करूँ कितने प्रकार से होते हैं? जल रंग, हाँ जल रंग तो सर टिकिया में भी आते हैं, शीशे में भी आते हैं, ट्यूब में भी आते हैं। हाँ बताइए।
सर इसके अलावा भी आते हैं क्या? देखिए। इनके अलावा बाजार में मुख्य रूप से क्या होता है, जो 3 प्रकार से क्या होता है जल रंग का हमें प्रयोग ये होता है। ठीक, सॉरी मैं कुछ और कहना चाह रहा था। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम जल रंग को, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, जब हम क्या करते हैं जल रंग को जब हम कागज में प्रयोग करते हैं तो वो जो कागज बाजार में मिलता है तो अलग अलग कागज होता है या एक ही कागज में हम उसे अप्लाई करते हैं। तो जो कागज जो नहीं सर, अलग अलग होता है। एक खुरदरा होता है, थोड़ा एक कम खुरदरा होता है, और क्या कहते हैं एक काफी सारे आते हैं सर। उसके तो क्वालिटी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। हाँ, बताइए। और हाँ, याद नहीं आ रहा सर जी। सर कॉटेज पेपर भी होता है? देखिए, कोटिस पेपर भी होता है, देखिए जो बाजार में जो सैंड पेपर भी होता है शायद एक सर। हाँ सुनो, अगर मैं बाजार में कहूँ ना, जो बाजार में अगर आप देखोगे मुख्य रूप से 3 प्रकार के हमें क्या मिलते हैं, पेपर हमें देखने को मिलते हैं। वो पेपर अलग अलग हो सकते हैं मगर पेपर जो मुख्य रूप से होते हैं वो 3 ही होते हैं, याद रखिए। जो 3 होते हैं, आपका एक पहला होता है चिकना पेपर होता है, जिसकी स्वतः क्या होती है आपकी चिकनी होती है, चाहे वो बड़े पेपर हो छोटे पेपर हो किसी भी रूप में हो। ठीक है, चाहे वो हेलमेट पेपर हो, जो भी आपका चिकनापन जो लेयर होगा वो एक तो चिकनापन होगा। एक मध्य का भाग होगा, जो एक बीच का श्रेणी का पेपर होगा जो ना चिकना होगा ना ज्यादा खुरदुरा होगा। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला अपने खुरदुरा भी हो सकता है, उतना खुरदुरा नहीं होगा मगर खुरदुरा होगा, जैसे अभी नीरज जी ने कहा। अब जो तीसरा होगा वो क्या होगा, आपका एक पतला आता है, एक मोटा पेपर आता है। अब मोटा पेपर का जो आकार होगा थोड़ा मोटा होगा, वो थोड़ा सा मुड़ेगा नहीं। तो ये 3 प्रकार के पेपर आपके बाजार में आते हैं, एक चिकना, एक मध्यम और एक मोटा। ये 3 प्रकार के आते हैं। तो 3 प्रकार के पेपरों में उसके फॉर्मेट आ सकते हैं अलग अलग, जैसे अभी बता रही थी तो वो आ सकते हैं। तो मुख्यतः आपकी क्या होती है, ये 3 ही प्रकार के पेपर होते हैं। देखिए, आपने एक चीज और पढ़ा होगा इसी के अंदर, तुलिका। तुलिका किसे कहते हैं सर? ब्रश को। ब्रश। ये क्या होता है ब्रश, इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं? सर रंगों को मिलाने के लिए, रंगों को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि उंगली से तो उस समय पे मतलब प्रागैतिहासिक काल में भी उंगलियों के माध्यम से होता था, मगर इस समय पे काफी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो उसके माध्यम से वो चीजें अच्छी और मतलब भली प्रकार हो जाती हैं। आपने रवि जी, आपने सुना होगा जब हम जल रंग का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए एक ब्रश का निर्माण, एक बालू का ब्रश का निर्माण होता है, जैसे सेबल, ये एक शब्द आता है सेबल। ये याद आ रहा है कहीं नहीं, क्या बोलते हैं इनका नीरज जी? एक आयत है हाँ सर, पता है। सेबल के बालू का हम क्या करते हैं, तुलिका में इसको हम प्रयोग, इसका जो निर्माण करते हैं तुलिका के लिए हम इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बहुत याद रखना है इसको। जब हम तुलिका की बात करते हैं, ब्रश की बात करते हैं, तो जल रंग हेतु ये जो सेबल जो है, ये बाल जो बाल निर्मित हो, ये बालों द्वारा इसको निर्मित किया जाए, इसको तुलिका में इसको प्रयोग किया जाता है। और अगर हम आजकल की डेट में देखें ना कि आजकल ये हम जो जानवरों के बालों के रूप में क्या करते हैं, तुलिकाओं का क्या करते हैं, कहीं ना कहीं निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर आप देखोगे वो सर ये सेबल का एक बार और बता दीजिए शीघ्र। देखिए, जो जल रंग का जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो पहले क्या होता था, जब हम तुलिका जिसे ब्रश कहते हैं, तो जल रंग हेतु क्या करा जाता है, सेबल, एक सेबल होता है, उसके बालू का यहाँ पर क्या किया जाता है, उसके बालू के द्वारा निर्माण किया जाता था, तुलिका का निर्माण किया जाता है जिसे हम ब्रश कहते हैं। तो इसी का ही प्रयोग उस टाइम पे किया जाता था। और फिर धीरे धीरे सेबल होता क्या है, मतलब एक ब्रश होता है, बालों का गुच्छा जैसा होता है। अब ये क्या है, अब ये सेबल वास्तव में है क्या? सर ये मैंने ना कहीं पढ़ा था, शायद अब मुझे याद नहीं आ रहा। ये जो सेबल ब्रश बनते हैं, गिलहरी के बालों से बनते हैं क्या? एक सेबल ब्रश होता है, क्योंकि सबसे अच्छे जो ब्रश माने जाते हैं वो गिलहरी के बाल के मैंने पढ़ा है, ये मतलब जल रंग नहीं, आप सही का इस्तेमाल करते हैं। आप सही कह रहे हो, गिलहरी के बाल नहीं वो गिलहरी के बाल है। मुझे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे अच्छे ब्रश कौन से माने जाते हैं, वो गिलहरी के जो पूंछ के जो बाल होते हैं उसके माने जाते हैं सबसे अच्छे ब्रश। ठीक है, अब आजकल यूनिकॉर्न अलग अलग जो घोड़ों के बाल बन जाता है, कभी किसी का अलग अलग जानवर के बाल, जैसे भेड़ के बालों का भी ब्रश बनता है। तो देखिए,
आजकल क्या हुआ, जब जानवरों के बालों का जब हम प्रयोग करते थे तुलिका बनाने के लिए, अब ये क्या हो गया, जानवर के जो बाल थे, जो तुलिका थे, अब इनका क्या करता है प्रयोग करके इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया, याद रखिएगा। अब आपको जो जानवर के बाल है या इनके जो वो है तमाम चीजें, इनसे पूर्ण तरीके से सरकारों ने इसमें प्रतिबंध लगा दिया। इसके कारण बस क्या होता था, जो सिंथेटिक, अब ये क्या है, जो हमारे आजकल जो ब्रश आ रहे हैं सिंथेटिक जो आते हैं, कहीं ना कहीं नैलॉन, ये इस प्रकार के जो ब्रश होते हैं, तो सिंथेटिक ब्रशों का आजकल क्या हो रहा है प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, वो लंबे तमक भी चलते हैं, अगर ये कुछ गोल होते हैं, कहीं जो चपटे भी होते हैं, कहीं अलग अलग टाइप के जो आकृतियां लिए हुए ये मोटाई के रूप में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, बारीक भी हो सकते हैं या छोटे हिस्से वाले काम करने के लिए भी ये जो मैं कह रहा हूँ सिंथेटिक जो ब्रशों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ बालों की अपेक्षा ये वाले ब्रश बहुत ज़्यादा आजकल प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इसकी जो लेंथ है या जो इसकी अगर मैं कहूँ तान बहुत ही गहरी और कहीं लचलीदार ये होती है, बहुत अच्छा ये होता है। अब देखिए, अगर हम जब आप कोई बड़े बड़े पोस्टर बनाते हैं, तो जब बड़े बड़े पोस्टरों को स्थान में जब रंगों के लिए क्या करते हैं, आप चपटे ब्रशों का प्रयोग करते हैं, जो सिंथेटिक ब्रशों का इसमें क्या होता है प्रयोग होता है। तुलिका में इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। जो इन्होंने कहा कि भैया जो गिलहरी के बाल है, सबसे अच्छे बाल गिलहरी के माने जाते हैं, उसके बाद आपके जो भेड़ के उनके हैं, फिर घोड़े के बालों के, ये अलग अलग जानवर के ये माने जाते हैं। तो सबसे अच्छा जो ब्रश है वो आपकी कौन सा है, गिलहरी के बाल। इन्होंने सही कहा, बिल्कुल सही हो, आपने जहां भी पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है कि वही माने जाता है। ठीक है ना। जी सर। सर ये आपने जल रंग 3 प्रकार के बताए, कौन कौन से बताए? जल रंग नहीं बताया मैंने, वो जो जल रंग में जो कागज प्रयोग होता है, जो कागजों को हमने प्रयोग किया था, वो 3 प्रकार के, जो बाजार में आपको 3 प्रकार के कागज प्राप्त होते हैं। एक तो चिकना में होता है, एक माध्यम होता है, मोटा। आपको वही एक ऐसा पेपर मिलता है जो बहुत चिकना होता है, आपने बहुत प्रयोग किया होगा। जैसे मान लो A4 साइज का पेपर आता है, उसके ऊपर से हाथ लगाना, वो फिसलता है, चिकनापन होता है उसमें। तो फिर एक माध्यम उसके मध्य का वाला होगा, एक मोटा होगा। कहीं ना कहीं जो आकृति, मोटी आकृति में हेलमेट सीटी, अलग अलग चीजों को आप कह सकते हो, तो ये प्रकार के होते हैं। ठीक है। जी सर। अब देखिए, अब तकनीक के बारे में बात करूंगा। तकनीक किसे कहते हैं बताइए। तकनीक किसे कहते हैं? सर जी अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। रवि जी, आवाज आ रही है रवि? चलिए मैं बताता हूँ, याद है बताया था, अच्छी बात। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैंने आपको यहाँ पर कहा कि भैया चित्रकला के माध्यम का तात्पर्य क्या होता है, और उसमें हम तकनीक का भी हम प्रयोग करेंगे। इस माध्यमों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ पर हम तकनीक की बात करेंगे तो क्या होता है, जब आप कभी किसी भी कागज को, जब कोई, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लकड़ी का बोट है, ठीक है, उसमें अगर प्रयोग कर रहे हो, तो लकड़ी की बोर्ड में आप क्या करोगे, उस कागज को क्या करोगे, अच्छी तरीके से क्या करोगे, रखोगे उसके तानों को, जो उसके आसपास के जो ताने हैं उसको कहीं ना कहीं बोर्ड में एकदम फैलाओगे, एकदम टाइट करके, या टेप लगाओगे या कैसे भी करोगे, उसको क्या करोगे पूरी तरीके से आप क्या करोगे, बोर्ड में उसको लगाओगे। और जब कागज को पूर्ण रूप से पहले क्या करोगे, गीला करोगे, उसके ऊपर से बोर्ड रखोगे, फिर उसके ऊपर से अलग अलग तरीके से क्या करते हो, उसमें क्या करते हो, पहले देखिए, पहले आपने कागज को ताना, ठीक है, तकनीक की बात कर रहा हूँ, ये तकनीक को समझना। सर्वप्रथम कागज को हम क्या करते हैं, बोर्ड पे ताना जाता है उसको। उसके बाद क्या होता है, उसमें कागज को पूर्ण रूप से पहले क्या करते हैं, गीला करके उसके ऊपर क्या करते थे, एक तरीके से ऊपर से उसको एक लकड़ी का पट्टा या हम रख देते हैं, जिससे कि कागज में जो बोर्ड होता है, बोर्ड के जो मध्य का जो भाग होता है, कहीं ना कहीं उसमें हवा ना घुस पाए, कहीं ना कहीं वो जो मध्य का भाग हो कहीं ना कहीं एकदम चिपका रहे सतह से, कहीं ना कहीं उसमें फुफुले टाइप के ना बने। फिर उसमें कागज के हम क्या करते हैं, चारों ओर कहीं ना कहीं आप टेप लगा देते हो। आपने जब चित्र बनाते हो, मान लीजिए यहाँ इस बीच में आपने चित्र बनाया, तो क्या करते हैं आप पेपर को एकदम टाइट करके क्या करते हैं, जिससे कि जो अगर वाटर कलर का प्रयोग करें तो उसकी जो नीचे की जो सतह है वो पपड़ी जैसी ना बन जाए, तो कहीं ना कहीं खींच के तान के आप क्या करते हैं, चारों तरफ से टेप लगाते हैं। आपने लगा रखा है कभी? जी सर। जी सर। हाँ, जो हम क्या करें, टेप चिपका देते हैं। इससे क्या होता है, जो कुछ ऐसे बहुत से ऐसे कलाकार होते हैं जो
इसको फ्रेम में भी कस देते हैं, फ्रेम के ऊपर से भी ये आपको कील लगा देते हैं या पिन लगा देते हो कहीं ना कहीं इस प्रकार का। जब भी हम जेल कलर का प्रयोग करते हैं तो कागज उसमें क्या होता है, गीला हो जाता है। तो जब हम उसको सूखने के पश्चात क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं हल्की रेखाएं उसमें हमें देखने को मिल जाती है, कहीं ना कहीं उसमें अंकन हो जाता है। तो कहीं जब हम पारदर्शी रंगों का इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जिस स्थान पर हमने रंगों का प्रयोग किया होता है तो उस स्थान पर क्या कहते हैं, पहले क्या करते हैं, ब्रश द्वारा उसमें पानी लगाया जाता है, फिर जाके उसमें जो पानी में जो हमने जो रंग को घोल के रखा है तो कहीं ना कहीं हम फिर उसको कागज में कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब है, जब जल रंग को किस प्रकार से अप्लाई करें, तकनीक, मैं जो तकनीक समझा रहा था कि जो जल रंग को हम किस तकनीक से कागज पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं इस तकनीक से जल रंग को जब प्रयोग करोगे तो ये वाला जो तकनीक है, ये तकनीक आपके जल रंग में जब चित्रांकन या कलर करते हो तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये स्थान माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये माना जाता है। अगर इस प्रकार से अगर आप चित्रांकन या कलर करोगे तो इसमें क्या होता है, जो कागज होता है, जो तुलिका में कितना पानी वो सोख रहा है, कितना पानी रंग के आधार पर ले रहा है, जो चित्रकार होता है कितना रंग हो रहा है, कितना कलाकार में जो कलाकृति है उसमें कितनी दक्षता दिखाई दे रही है। तो ये तमाम चीज़ें, जैसे पारदर्शी रंगों की अगर मैं बात करूं तो जब चित्रांकन करते हो, जब तकनीक की बात करता हूं तो उसमें सफेद रंग के स्थान पर आप क्या करते हैं, कागज का जो सफेद भाग क्या करते हो, तो कहीं ना कहीं जो सफेद वर्ण होता है कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करते हो। कागज का जो सफेद भाग होता है कहीं ना कहीं उसको सफेद अगर दर्शाना है तो आप किस रंग का प्रयोग करते हैं, जो सफेद वर्ण होता है उनका प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर आप क्या होता है, कोई ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पर आप एकदम प्योरली क्या करते हैं, शुद्ध जो सफेद रंग होते हैं, श्वेत रंग होते हैं, कहीं उनको दर्शाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। और कभी ऐसा होता है कि ऐसे जो कुछ ऐसे हिस्से बच जाते हैं जहाँ पर किसी न किसी वर्ण का प्रयोग आप बिल्कुल भी नहीं करते। अगर मान लीजिए आपने जहाँ पर टेप लगा के, ठीक है, आप जिसमें टेप उखाड़ती हो तो वाला जो हिस्सा आपका जो छूट जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का वर्ण का प्रयोग करती हैं या नहीं करती हैं? नहीं, वो जो टेप वाला हिस्सा लगा वो तो हम खाली छोड़ देते हैं। हाँ, खाली छोड़ देते हैं। तो ये जो खाली हिस्सा तो हम इसमें किसी भी प्रकार का वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब आप टेप को निकालते हो क्या करते हो, बहुत सावधानी पूर्वक उसको निकालते हो कि जिससे कि वो फटे ना, वो कटे ना, और वही वाला जो हिस्सा होता है वो हिस्से को आप क्या करते हो, छोड़ देते हो ना। जी सर, तो यही जल, आकर्षण लगे देखने। हाँ, तो यही चीज हम जल रंग में ये प्रयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना, जब अगर आपके अंदर वाला जो गहराई लिया है तो बाहर वाला उससे कहीं ना सपोर्ट करता है। तो यही चीज होती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम तेल रंगों की बात करें तो तेल रंग की शायद आपने लोगों ने अगर तेल रंग में कार्य किया होगा तो आपको पता होगा कि तेल रंग किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। किया है आपने? जी सर। तेल रंग में क्या करते हो बताइए, किस प्रकार से वर्क किया जा सकता है? तो मतलब किस प्रकार से किया जाता है? जैसे हमने अभी कहा कि जब हम कैनवास पे अगर प्रयोग करते हो तो किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या करते हो, क्या क्या चीजें अप्लाई करते हो, तकनीकों से किया जाता है? सर उसके लिए भी सबसे पहले हमने तो वो आता था, क्या कहते हैं उसको, मैं तो सर भूल गई। प्राइमर? नहीं, प्राइमर नहीं, वो भी करते थे जब पूरी तरह से सूख जाता था तो तब करते थे। और सर उसके लिए वो वाला पेपर आता था, ऑयल शीट आती थी, उसको सबसे पहले हम फ्रेम पे सबसे पहले कसते थे, मतलब ताकि वो भी इधर उधर ना हो जाए। उसके बाद उस पर क्या कहते हैं पेंसिल से स्केचिंग करते थे, तब जाके हम कलर अप्लाई करते थे। तो मेरे को ये बताओ ना बेटा, जो तेल रंग है ना, क्या वो स्थायी माध्यम है या नहीं है? स्थायी माध्यम है। ठीक है। क्या है, जो तेल रंग है वो बहुत प्राचीन क्या है आपके एक स्थायी माध्यम। प्रागैतिहासिक काल में भी चर्बी मिलाई जाती थी, उसमें स्थायी अगर मैं कहूँ कि होता था। प्रागैतिहासिक काल में सर्वप्रथम जो तेल रंगों का प्रयोग का जो साक्ष्य हमें जो मिले थे वो किस स्थान पे मिले थे? बहुत रियर क्वेश्चन। बामियान की गुफाओं से मिले थे, अफगानिस्तान से। बिल्कुल सही कहा। ये एकमात्र जगह जहाँ पर थी जहाँ पर हमें तेल रंग का कहीं ना कहीं हमें प्रयोग देखने को मिला था। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको ये नीरज और इन्हें क्या बोलते हैं, रवि और हिमानी, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रेयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं कहूँ कि भैया मैंने आपको कहा कि ये इसका जो माध्यम होता है वो क्या होता है, स्थायी माध्यम में से एक माध्यम ये माना जाता है। अब मैं कहूँ कि जो तेल रंग का जो, बताइए।
बामियान अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंतर्गत एक बामियान एक स्थान था, वहां पर एक गुफा मिली थी। तो कहीं ना कहीं उस गुफा के जो भित्त था, उस भित्त में कहीं ना कहीं हमें ऑयल रंग का प्रयोग के साक्ष्य हमें वहां पर पहली दफे प्राप्त हुए। तो उस टाइम पे हमने ये महसूस हो गया था कि उस काल में भी ऑयल कलर का कहीं ना कहीं विकास हो गया था। ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि जो तैल रंग का प्रचलन कहां से प्रारंभ हुआ, बताइए। सर बायोमानी गुफा अफगानिस्तान से। अरे बेटा, वो तो मैंने कहा वो वहाँ उसका प्रयोग उनका मिला था, हमें साक्ष्य मिले थे उसके कि भैया उस टाइम पे भी वो हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं जो इसका जो प्रचलन रहा प्रारंभ में, इसका जो प्रचलन रहा वो यूरोपीय कला में आपको सबसे ज्यादा हाँ, सबसे अधिक यूरोपीय कला में मिला है। हाँ, सब नीदरलैंड से सर, हाँ जी, जो नाइक बंधु ने नीदरलैंड से किया था। हाँ, इनके द्वारा ही तो जो किया। नाइक बंधु नीदरलैंड से किया था। जो ये रहा, तो ये आपकी क्या यूरोपीय कला के माध्यम में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया गया। और भारत में इसका जो प्रयोग हुआ था वो कैसे हुआ? तो वो राजा रवि वर्मा ने किया था। राजा रवि वर्मा पहले भी वो शख्स थे जिन्होंने इस विधि में क्या की थी, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश गए थे। अगर मैं आप ये कहूँ कि जो इसका जो प्रयोग किया गया था ना, अगर हम देखें आर्ट की दृष्टिकोण से, तो जब अंग्रेजी शिक्षा आएगी ना, जब इंग्लिश अंग्रेजों के द्वारा जब यहाँ शिक्षा पद्धति जब भारत में आई थी, तो उनके द्वारा, तो यूरोपियों के द्वारा ही जो भारत में इस चीज को लाया गया। इस विधि में कार्य करना तो किसी भारतीय को नहीं आता था। तो इस तैर रंग को सीखने के लिए वो तो बाहर गए थे। तो कहने का मतलब है, जब भारत में इसका जो प्रयोग हुआ था, तो जिसमें अंग्रेजी पद्धति आई थी, जब अंग्रेजी शासन काल आया था, तो उसी दौरान इसका प्रयोग यहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया। देखिए, आपने बहुत से ऐसे कलाकार देखेंगे, जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े कलाकार जो बड़ा अपने नाम से विख्यात है, बहुत से आज भी हम उनको याद करते हैं, जो तैल रंग में जो कार्य करते थे। कुछ ऐसे विद्वान के नाम बताओगे जो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं? सर पिकासो हो गए, लियोनार्डो विंची हो गए, माइकलएंजेलो हो गए, और एंजल हो गए, राफेल हो गए, रूबेंस हो गए, और क्या कहते हैं टर्नर हो गए, कॉन्स्टेबल हो गए, बहुत सारे हो गए। हाँ, ये जो इन्होंने गाने, जो ये सारे पाश्चात्य संस्कृति के गए, पाश्चात्य यूरोप के ये तमाम ये विद्वान रहे हैं। इन्होंने सही कहा कि भैया लियोनार्डो दा विंची रहे, भैया माइकल एंजेलो रहे, राफेल जैसे बड़े बड़े ऐसे जो महान जो यूरोपीय कलाकार, यही तो थे जिन्होंने इस माध्यम को कहीं न कहीं प्रयोग किया। और कला जगत में अगर मैं बात करूं, तो कला जगत में इन्होंने एक क्रांति ला दी थी, किया लाए थे जी सर। और कहीं ना कहीं इस माध्यम में इन्होंने एक नया प्रयोग करके एक नया क्रांति ये रच दी थी। मैं भी अपने जो कहीं ना कहीं विश्व में एक क्रांति की लाई। अगर आप ऑयल रंग, जब आपने अगर कहीं पर क्या बोलते हैं इसे, कैनवास पर अगर कोई पेंटिंग बना रखी है, अगर आपकी पेंटिंग गलत भी हो जाती है, खराब हो जाती है, या इसमें धूल पड़ जाती है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। आपने सर्फ लिया या जूना लिया, उसको रगड़ रगड़ के साफ कर सकते हो। और ये पेंटिंग आपको भी सह लेती है। थोड़े देर तक अगर आग इसके नीचे रखोगे तो वो जलती भी नहीं है ना। जी सर, मेरी पेंटिंग खराब हुई थी, एक बार फिर दोबारा बनाई थी। हाँ, और इसको आप धो भी दोगे तो कोई फर्क नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसमें कुछ गंदगी गिर गई या कुछ ऐसा हो गया, तो ये आराम से साफ हो जाती। देखिए, जो ये ऑयल पेंटिंग की बात करूं, तो इसने कहीं ना कहीं अपनी जो कलाकार थे, जो यूरोपीय कलाकार थे, जो महान कलाकार थे, उन्होंने इसको एक नई पहचान दी। कहीं ना कहीं इसमें एक नयापन आया, एक अपनी पहचान इनमें दी। अगर मैं कहूँ, अगर राजा रवि वर्मा, अगर भारतीय चित्रकारों की बात करें, तो भारतीय चित्रकार ऐसे कौन कौन से थे जिन्होंने इस माध्यम में कार्य किया? सर अमृता शेरगिल हो गई। अमृता शेरगिल ने भी ओल्ड क्लब में बहुत अधिक काम किया है। हालांकि यामिनी राय ने भी किया है, मगर उन्होंने टेम्परा में अधिक किया है। और अभिनाथ टैगोर के तो जल रंग और पेस्टल रंग दो थे। नंदलाल बोस ने भी किया है सर उसमें काम। वैसे सर जितने भी इंडियन आर्टिस्ट रहे हैं उन्होंने भी किया है ओल्ड कलर में काम, मगर कम किया है। जिन्होंने अपनी पहचान बनाई, वो उसमें तो सिर्फ दो ही नाम हमारे सामने, राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल, बस ये दो ही। हिमानी नोट कर लीजिए, जो ऑयल पेंटिंग में भारत में जिन्होंने अपना एक नया मुकाम लगाया, एक अपनी नई पहचान बनाई, वो राजा रवि वर्मा थे, अमृता शेरगिल ये थे जिन्होंने
जो ऑयल पेंटिंग थी, इस माध्यम में कहीं ना कहीं भारत में एक इनको एक इस प्रकार से पहचान मिली और इन्हीं के नाम से जानी गई। और देखिए सूखने के बाद क्या होता है, ये सूखने में कितना समय लेती है, अधिक लेती है कम लेती है? सर अधिक समय लेती है। हाँ, तो ये सूखने में क्या करते हैं, अधिक समय लेने के कारण क्या होता है, इसमें जो तेल होते हैं, जो जो रंग हम ऑयल के माध्यम से इसमें प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, आवश्यकता आधार पर उसको लेते हैं। अगर हमें कहीं पर लगता है ये गलत हो गया तो कहीं ना कहीं हम उसको सुधार कर लेते हैं, उसको सुधारना बहुत आसान हो जाता है। किसकी अपेक्षा, जल रंग की अपेक्षा जो हमारे ऑयल कलर हैं, तो इसको कहीं पर गलत हो गया तो हम इसको बहुत आसानी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ जो ये शैली थी ना, जिस शैली में हम प्रयोग कर रहे थे, इसको ही क्या कहा जाता है, यथार्थवादी चित्रण शैली का नाम भी दिया गया था इसको। यथार्थ चित्र शैली के माध्यम में कहीं ना कहीं ये जो प्रयोग था बहुत ही शानदार ये प्रयोग रहा। और मैं प्रारंभ में अगर मैं बात करूं तो प्रारंभ में जो तैल रंगों का जो प्रयोग किया गया था, किस में किया गया था, कभी क्वेश्चन बनता है कि तैल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग किस में किया गया था, बताइए। सर मतलब समझ में नहीं आया। अब मैं किस समझा, काल में पूछ रहे हैं, किस शैली में पूछ रहे हैं? नहीं मैं अब देखिए, आप प्राचीन मत जाइएगा, ठीक है, जहां पर हमें वो उसके साक्ष्य मिले हैं वहां तक मत जाइएगा। मैं कह रहा हूं कि जो प्रारंभ में जो तैल रंग का जो प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम किस किस माध्यम में किया गया था, किस चीज में किया गया था, किस वस्तु पे किया गया था। जैसे आप कह रहे हो कि भैया आज की डेट में हम कहते हैं कि कैनवास पे हमने किया, पहले किस पे किया गया था? सर भित्ति पे, दीवार पे। और कोई, रवि जी आप बताइए। मिट्टी की क्या हो, मिट्टी रंगों की नहीं, वो सेकंड नंबर पे नीरज जी जो तैल रंग का जो प्रयोग किया गया था वो आपके सेकंड नंबर पे भित्त पे किया गया था। उससे पहले एक चीज पे किया गया था, अगर याद है तो दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए। कपड़े, बिल्कुल कपड़े पे। बिल्कुल सही। जो पहली दफे जो इसका जो प्रयोग किया गया था वो लकड़ी पे ही किया गया था, लकड़ी पर ही आपके किया गया था। ये जो तैल रंग का जो प्रयोग किया गया था, उसके बाद आपके दीवार पर और जैसे जैसे धरातलों पर इसका किया गया था, अलग अलग तरीके से हमने इसको प्रयोग किया। अगर हम वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वर्तमान समय में हमने जो तैल रंग का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो आप किस किस लकड़ी में तो कागज नहीं होगा जो प्रयोग में। हाँ, इसका जो ना चित्रकला का लकड़ी, गत्ता, कागज और बाद में कुछ और माध्यम है। इसके जो मतलब इस समय के काल से लकड़ी, कागज, गत्ता, उसके बाद पता नहीं क्या। देखिए अगर हम चित्रकला के अगर देखें ना, जैसे आप इन्होंने बताया कि तैल रंग का बताया, अगर हम देखें चित्रकला के क्षेत्र में पहले हमने जो देखा, हमने शिलाओं पर हमने क्या करें, चित्रों को उकेरना शुरू करा, फिर आपकी भित्त के माध्यम में आया, कहीं ना कहीं उसके बाद जब भित्तों से हम बाहर निकले तो कहीं ना कहीं हमने ताड़पत्र पे देखा, ताड़पत्र पे किया तो फिर उसके बाद में हमने भोजपत्र में देखा, फिर भोजपत्र में हुआ तो फिर उसके हमने देखा ताम्रपत्र में देखा, ताम्रपत्र में जब हुआ उसके बाद हमने कागज पे देखा, तो कागज पे आज वर्तमान तक चल रहा है, तो हमने कागज के देखा तो उसके बाद फिर हमने कहा चित्रांकन, जैसे आप कैनवास हो गया, कपड़ा हो गया, ये अलग अलग माध्यमों में हमने कहीं ना कहीं प्रयोग करा। तो कहने का मतलब है जब हम तैल रंग की अगर बात करें तो तैल रंग का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था लकड़ी पे किया गया था, लकड़ी पे उसमें किया जाता होगा और फिर उसके बाद दीवारों पे किया जाता, फिर जैसो धरातल, ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे धरातल रहे हैं जहाँ पर कि हमने इसका प्रयोग किया होगा। अब हम वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में हम सिर्फ कागज पर हो गया या कैनवास पर ही हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है जी सर। अब अगर मैं कैनवास की बात करूँ तो कैनवास के बारे में जानते हैं, कैनवास कैनवास क्या है? कैनवास कैनवास क्या है बेटा, बताओ कैनवास के बारे में भी बता दीजिए। अगर हम कैनवास की चर्चा कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि कागज तो हमने बात कर ली, कैनवास के बारे में बताइए। सर कैनवास जो है वो कपड़े पर वो किसी चीज का, जिप्सम का पता नहीं किस चीज का पर अस्तर चढ़ा के कैनवास बनाया जाता है क्या, ऐसा मैंने सुना है, मतलब कहीं। और कोई बताएगा? रवि जी आप बताइए, आपने अगर वर्क किया होगा तो मुझे लगता है कि आपको याद होगा। कपड़े पे फ्रेमिंग करके उसमें कुछ क्या बोलते हैं, कौन सा कपड़ा या तो ग्लेजिंग मिला जाता है। कौन सा कपड़ा कौन सा कपड़ा जी सर, कौन सा कपड़ा? सर सूती कपड़ा। हाँ, सूती सूती का कपड़ा। देखिए इसको याद रखिएगा
इसको जो कैनवास में जो हम जिस कपड़े का हम प्रयोग करते हैं, जो चीज का हम प्रयोग, वो क्या होता है, लेनिन का एक कपड़ा होता है, लेनिन कहो या फिर इसको हम सूती कपड़ा भी कह रहे हैं। देखिए या तो लेनिन के कपड़े का यूज होता है या फिर आपके सूती का इसमें प्रयोग किया जाता है, याद रखें। और कैनवास पर जब हम कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको एक आपका पास होता है लकड़ी का बोर्ड होता है, लकड़ी का चौखट होता है जिसे हम फ्रेम भी बोलते हैं। तो उसमें हम इसको क्या करते हैं, अच्छी तरह से खींच खांच के और इसमें या स्टेपलर लगाते हैं, कील लगाते हैं, पिनों से क्या आते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से टाइट कर ले, जो कि ये बीच में अगर हाथ भी लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो गहराई की तरफ नहीं जाएगा, एकदम टाइट होगा चारों तरफ से एकदम। जैसे आपका ढोल होता है ना, ढोल का वो बजता है ना, तो उसी प्रकार से इतना टाइट ये होता है। और जब ये पूरी तरीके से कस जाता है तो कैनवास को हम क्या करें, जब हम तान देते हैं, तानने के बाद इसमें किस चीज को अप्लाई करते हैं, सब प्राइमिंग करते हैं उस पे, वो फ्रेमिंग प्राइमिंग पेंटिंग, मतलब कि इससे वो है सरेस एक आता है, सरेस का हम क्या करते हैं इसमें प्रयोग करते हैं, जिसे हम फेविक कहते हैं, फेविक्विक या फेविकॉल का भी हम प्रयोग करते हैं, किया है आपने? मैं तो फेविकोल का करते थे। हाँ फेविकॉल का, सरेस भी कह सकते हो, उसे फेविकॉल हम क्या करते हैं इसमें अप्लाई करते थे। और फिर उसकी क्या करते, अब जब फेविकॉल को लगाते थे ना, जब हम इसको तानते थे या फिर उसको हमने सरेस लगाते थे, ये फेविकॉल जब आप कह रहे कि मैं फेविकॉल है, तो इससे क्या होता था, इससे क्या होता था साइजिंग, जिसे हम साइजिंग कहते हैं ना, इसको हम साइजिंग भी कहते हैं, जो हम चीज को अप्लाई करते हैं तो साइजिंग एक आता है, तो हम उसको करें। जब ये सूख जाता था तो क्या होता था, फिर इसमें आपने या तो अलसी का तेल का यूज करते हैं या फिर आपके जो सफेद वानिश होता है ना उसका तेल करते हैं। बहुत से लोग इसका तारपीन का भी तेल क्या करते हैं, मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं ना। तो वो तो हम ऑयल कलर में मिलाते थे, तारपीन का तेल और हाँ, जब आप साइजिंग कर लेते हो तो उसके बाद जब ये सूखने के बाद क्या करते हैं, जब आप सफेद करते हो तो फिर उसमें वानिश या फिर कहें अलसी का इसमें तेल हाँ मिलाकर, सर वार्निश करते थे उस पे। हाँ वानिश ही तो कह रहा हूं। तो इसमें वानिश करते हैं या फिर आप अगर देखिए आपने जो किया होगा, जैसे आपने वानिश का किसका प्रयोग किया? सर मैंने अभी तक ना मोबाइल पर देखा, आज तक कभी किया नहीं है, पर मन है करने। देखिए अगर आप जब अप्लाई करोगे तो उसमें क्या करोगे, कभी आप पहले जो सफेद जो पूरा कपड़ा सफेद होता है आपको पता, तो उसमें आप क्या वानिश कर सकती हैं। फिर जो तारपीन का तेल होता है वो भी वही कार्य करते हैं, या फिर अलसी का तेल करते हैं, तो उसको मिलाकर हम इसमें लगा देते हैं। जब ये लगाने के बाद क्या करता है, ये सूख जाता है। तो फिर आगे हम बात करें कि जो आजकल जो हमारे बाजारों में जो जिस प्रकार से प्राइमर होता है ना, एक जैसे रंग का डब्बा होता है, रवि जी आपने देखा होगा रंग का डब्बा होता है, तो उसी प्रकार के व्हाइट कलर का होता है। तो हम क्या करते हैं, ब्रश से इसको पहले प्राइमर पोतते हैं। अब हम जिससे कलर अधिक मात्रा में कलर ना कहें, आज पहले हम क्या, पहले तो इसमें जिस प्रकार सफेद रंग वानिश करते थे, तारपीन का तेल, अलसी का तेल मिलाते थे, अब ये वाला झंझट ही दूर हो गया। अब क्या करते हैं, बाजार से हम प्राइमर का डब्बा लाते हैं और कैनवास पे हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते थे, जिससे कि जो ये हम प्राइमर जो इसको प्रयोग करते तो इस विधि को क्या कहते हैं, प्राइमिंग करके इसको हम कहते हैं, प्राइमिंग करते। फिर जब ये सूख जाता था, एकदम अकड़ जाता था, जो एकदम टाइट हो जाता था, जिसमें आप बहुत शानदार तरीके से चित्र बनाते हो और तेल भी कम लगे। और इसका भी सिस्टम है ना, पहले क्या होगा, फिर ग्लेजिंग होगी, प्राइमिंग होगी, कैसे क्या होगी, फिर वो भी आता है इसमें, मतलब जो कलर बाई जो से लगाते हैं ना, इसको कुछ करनी है। फ्रेमिंग प्राइमिंग स्केचिंग पेंटिंग, बस फ्रेमिंग तो लास्ट में आएगी। ये तो देखिए फ्रेमिंग जो फ्रेमिंग पहले आती है, पहले फ्रेमिंग प्राइमिंग स्केचिंग पेंटिंग। आप ये जो फ्रेमिंग कह रही ना, उसको आप ये समझो चौखट जिसे कहते हैं, ठीक है, समझ गए? हाँ पहले उस पे कसेंगे ना हमको, चौखट को कपड़े में भी तो आता है। आप वो रवि जी आप वो लास्ट का फ्रेमिंग मत सोचिए, ये फ्रेमिंग करने का मतलब वो चौखट है जिसमें उसको कसते हैं, ठीक है, चौखट है वो सही बोल रहे हैं, वो चौखट का ये प्रयोग करते हैं हम। अगर जब हम प्राइमर लगा देते तो प्राइमिंग को, पहले मैं भी ऐसे कंफ्यूज हो गई थी, तब मैंने कहा फ्रेमिंग पहले कैसे करते रहेंगे, तो बाद में मैं एक बार तो कपड़ा देखे, मैंने उसको कसा ना, तब याद आई इसको फ्रेमिंग। हाँ हम अगर आज हम लोग ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, चौखट समझते हैं, भैया चौखट होता है, चौखट की तरह होता है, तो ये होता है। तो कहीं ना कहीं आपको कपड़े की फ्रेमिंग बोलते हैं सर, वो फ्रेमिंग तो हम जो बाद में डिजाइन करेंगे वो अलग होता है। हाँ वो तो अलग है, अपने अपने हिसाब से उसको करेगा व्यक्ति। तो ये क्या था, जब हम बाजार से लाते हैं तो उसको आजकल जब हमने ये एचिंग करे, जो है देखिए दो चीजें इसमें आ रही हैं, एक चीज फर्क देखने, कभी कहते इचिंग किसे कहते हैं, इचिंग,
तो इचिंग क्या है, जब हम कैनवास को तानते हैं ना, तानने के पश्चात हमने कहा फेविकॉल लगाया, फिर हमने वो अलग अलग सेरस लगाया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एचिंग कहेंगे। अब जब ये सूख जाता है, जब सूखने के बाद क्या करते हैं, फिर इसमें हम ये वार्निश लगाएंगे, अलसी का तेल लगाएंगे, फिर या तारपेन लगाएंगे, तो इसको मिलाकर हम ये लगाते हैं। अब जो ये वाली विधि थी, अगर हम कहें कि बाजार में हमने कहा कि आपके सामने वो लेके आए जो प्राइमर है, प्राइमर को हमने इसको लाए, तो प्राइमिंग का इसको कहा जाता है। फिर सूखने के बाद आराम से इसमें आप क्या करते हैं, चित्र को आराम से बना सकते हो। ये तमाम चीजें ठीक है ना, इतना तो समझ गए होंगे। जी सर। अब देखिए सर आपने फेविकॉल से पहले का लिखा एर, फेविकॉल से पीछे पीछे इधर इधर सर, ये नीचे नीचे ये शेर या हाँ सरेस आता है, सौ रे सौ सरेस, ये सरेस है ये, ओके ओके सर। या फेविकॉल। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करेंगे अब दूसरे चीज की, ये बहुत ही लंबा लेंथी टॉपिक है, तो इसमें बहुत चीजें आएंगी। ठीक है, देखिए एक आता है तुलिका। तुलिका को आपने बता दिया है। तुलिका के अंदर आप देखोगे जैसे कलर हो गया, पेस्टल हो गया, ये अलग अलग माध्यम होता है। ठीक है, समझ रहे हो तुलिका। सर हाँ तुलिका क्या होती है, ब्रश नहीं होते हैं तुलिका? अभी उसको समझा देंगे क्या है। देखिए एक तुलिका होती है, उसका बेस भी कहा जाता है। ठीक है, तुलिका को बेस भी कहा जाता है। जैसे हम उसको सेंसिटिव तौर पे अगर ब्रश ही ज़्यादा हम इसको प्रयोग करते हैं कि भैया ये जो होता है कि ब्रश के रूप में बहुत से ऐसे शब्दों का, देखिए एक शब्द के दो मीनिंग होते हैं। कहीं पर ही आपको देखोगे, कहीं पर ही तुलिका को हम कहीं पर ही हम कहते हैं कि उसका आधार भी मानते हैं। तो जो अगर हम बात करें, जो आप कह रही हो बिल्कुल भी सत्य कह रही हो कि भैया इसको हम ब्रश ही कहते हैं। ठीक है, आप हिंदी में अगर हिंदी की किताब पढ़ेगा, तुलिका किसे कहते हैं, तुलिका के माध्यम से चलेगी ही रचनाएं, कलित करती झरने। तो इस प्रकार से है कि धरातल को कहीं पर उसको एक आधार माना गया। ठीक है ना। जी सर। अब देखिए मैं तुलिका की बात करूंगा, चलो ब्रश की बात करूंगा, कलर की बात करूंगा, या पेस्टल की बात करें, पेस्टल जो रंग होते हैं, या फिर माध्यम। क्या होता है, आपने जब तैल रंग के मिश्रण की अगर बात करो, देखिए थोड़ा सा थोड़ा तैल रंगों की तरफ बढ़ो। जब तैल रंग को जब मिश्रित करते हैं, तो उसके लिए हम अंग्रेजी का कौन सा चीज को बनाते हैं, किस चीज के आकार का प्रयोग करते हैं। जब हम तैल रंग को मिश्रण करने के लिए हम एक अंग्रेजी का चीज का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार का ये होता है पैलेट डी, ये होता है ना इस प्रकार से प्लेट। याद आ रहा है आपको, डी आकार की क्या होती है, कलर की। हाँ मैं सोच रही थी पैलेट है सर, पहले पैलेट, इसमें पैलेट लिखा हुआ था ना, मैं कह रही पैलेट कहाँ था, प्लेट में बनाते थे, अब ध्यान नहीं आया इसको पैलेट बोलते थे। तो यही है प्लेट, जानती हो ये क्या बोलते हैं हिमानी? यस सर। हाँ, तो उसे डी आकार का बोलते हैं, डी। ठीक है, वो डी आकार का होता है। उसको क्या होता है, नीचे से हाथ डालने वाला होता है, तो ये डी आकार का होता है। कभी भी देख लेना, जितने भी आपके घर में अगर प्लेट होंगी, तो अगर जब ऑयल कलर का, हाँ वो डी कलर, हाँ आपने काम किया तो आपको पता होगा सर, वो डी आकार का होता है। और ये किससे बना होता है बताइए हिमानी? क्या सर? ये जो प्लेट बनी रहती है वो किसकी बनी रहती है? लकड़ी की जो हाँ, अनुमम ये लकड़ी की बनाई। आजकल तो ये किसकी आने लगी, ये प्लास्टिक की आने लकड़ी भी आती है। देखिए अगर आप, मैं कहूँ कि लकड़ी का अगर आप आज भी वर्किंग करते हैं तो लकड़ी का ही लेना चाहिए। जो आपका जो किसका होता है, क्या बोलते हैं उसका नाम, ये जो प्लेट होती है ना प्लास्टिक की, उसमें क्या होता है, जो ऑयल होता है वो पिघलने लग जाए, नीचे को तरंग, जैसे दीवार पर अगर कोई यहाँ पर अगर मैं तेल की बोर्ड डालता हूँ नीचे को बहने लग जाए, तो वो वाले लकड़ी के बोर्ड में अब्जॉर्व करता है, वो उसको बहने नहीं देता। कहीं ना कहीं वो लकड़ी की प्लेट बहुत अच्छी रहती है, कहीं ना कहीं सोख लेता है। हाँ वो अच्छी रहती है। तो ज्यादातर क्या होते हैं ये, अगर हम जब हम प्लेट में जब लकड़ी का जो बना होता है, इसमें हम सबसे ज्यादा किन ब्रशों का प्रयोग करते हैं? ऑयल पेंटिंग में कौन से ब्रशों का प्रयोग करते हैं बताओ?